आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स कैटेगरीज। इन कैटेगरीज को टेम्परेचर की बेस पे डिफरेंशिएट किया जाता है और लेस देन 1000 सेंटीग्रेड के लिए एक किस्म की उनको लो टेम्परेचर रिफ्रैक्टरीज का नाम दिया जाता है और दूसरी जो है वो हाई टेम्परेचर रिफ्रैक्टरीज हैं और वो मोर देन 1000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। हम डिस्कस करते हैं पहले लो टेम्परेचर आइसोलेटिंग ब्रिक्स को और इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखते हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग में जो एक मिनरल है जिसका नाम है एक्सफोलिएटेड वर्मिक्यूलेट, जो कि ग्रेन्यूल्स की शक्ल में होती है, दानेदार फॉर्म में होती है, वो इस्तेमाल की जाती है इनकी मैन्युफैक्चरिंग में। एक्सफोलिएटेड का जो लफ्ज़ है आपके लिए यकीनन नया होगा, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सफोलिएशन वो प्रोसेस है जिसकी मदद से फीमेल्स अपनी स्किन से जो डेड सेल्स हैं उनको रिमूव करती हैं मुख्तलिफ क्रीम्स और मुख्तलिफ केमिकल्स का इस्तेमाल करके। जो लो टेम्परेचर आइसोलेटिंग ब्रिक्स हैं वो इस तरह की एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होती हैं जिस तरह आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं। जो एक्सफोलिएटेड वर्मिकुलेट मिनरल है जिसकी बात हम कर रहे हैं वो इस शेप में अवेलेबल होती है और इनको इस्तेमाल किया जाता है लो टेम्परेचर रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बनाने के लिए। और अगर आप नेट पे सर्च करें तो एक्सफोलिएटेड माइका के नाम से आप देख सकते हैं जो मिनरल है एक्सफोलिएटेड माइका पॉलीएमाइड 6, ये आप टाइप करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा रा डाई एटोमाइट को भी इस्तेमाल किया जाता है सेम इसी पर्पस के लिए। अगर हम कोई भी मटेरियल इस्तेमाल करें, रा मटेरियल जो कि ऊपर मेंशन है, तो उसमें क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? गुड क्वांटिटी ऑफ कार्बोनेशियस ग्रेन्स होनी चाहिए, वो दानेदार होना चाहिए और इस प्रॉपर्टी की वजह से वो जो रिफ्रैक्टरी है वो पोरोसिटी कंडीशन में आ जाएगी। और पोरोसिटी को हम एक और वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि वो क्यों ज़रूरी है इंसुलेटिंग मटेरियल्स के अंदर, मोस्टली रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स के अंदर। इन रॉ मटेरियल्स में जो ग्रेन्स हैं वो क्या रोल प्ले करेंगे? वो ये करेंगे कि जब उन रिफ्रैक्टरीज के ऊपर फायरिंग होगी, यानी फ्यूल की फायरिंग होगी, शोले पड़ेंगे, तो जो ग्रेन्स हैं वो जल जाएंगे और उनके जलने की सूरत में वहाँ पे जो जगह है वो खाली हो जाएगी, जिनको हम वॉइड्स कहेंगे। इस तरह जहाँ तक वो जलते जाएंगे वॉइड्स क्रिएट होते जाएंगे और हम जो है वो पोरोसिटी को डेवलप करने में कामयाब होंगे इनकी मदद से। जब पोरोसिटी इंक्रीज होगी तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि उनकी जो इंसुलेटिंग पावर है वो इंक्रीज होगी और उनकी जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी। ये प्रॉपर्टी जो है ये होनी चाहिए और हर इंसुलेटिंग मटेरियल में ये प्रॉपर्टी होती है। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स की सेकंड कैटेगरी है हाई टेम्परेचर इंसुलेटिंग ब्रिक्स, जिनको आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं। इनको तैयार किया जाता है एक मिक्सचर की मदद से और इस मिक्सचर में 3 चीज़ें शामिल होती हैं। पहली चीज़ है ग्रेन्स ऑफ कैल्साइंड क्ले, दूसरी चीज़ है कैल्साइंड केनाइट और रा केनाइट भी उसको कहते हैं। इन दोनों चीज़ों को मिक्स किया जाता है कंबस्टिबल कार्बोनेशियस मटेरियल के अंदर और फिर उस पेस्ट की मदद से इन हाई टेम्परेचर इंसुलेटिंग ब्रिक्स को बनाया जाता है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिफ्रैक्टरी की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कंबस्टिबल मटेरियल्स को ऐड किया जाता है और उसका पर्पस ये होता है कि वो पोरोसिटी उसके अंदर क्रिएट करे, यानी जब हाई
फ्यूल फायरिंग के सामने उन मटेरियल को रखा जाता है तो वो कंबस्टिबल मटेरियल होते हैं, वो जल जाते हैं और उनके जलने के बाद वॉइड्स पैदा होते हैं, खाली जगह हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें पोरोसिटी हासिल होती है। और पोरोसिटी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंसुलेटिंग मटेरियल्स का, जो कि हमने लाजमी पैदा करनी है। सो इन कंबस्टिबल मटेरियल्स की जगह कुछ और टेक्निक्स भी हैं जो इनको एलिमिनेट करती हैं इन कंबस्टिबल मटेरियल्स को। और उसके जो कंबस्टिबल मटेरियल है उसके अलावा मुख्तलिफ मटेरियल्स और भी हैं जिनको हम इस पोरोसिटी क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, जो सरफेस दिखाई गई है ये एक ब्रिक की सरफेस है, और अगर हम इसको जूम करके देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये एक पोरस मटेरियल है। सो कंबस्टिबल मटेरियल को रिमूव करके जिन मटेरियल्स को ऐड किया जाता है उसमें बबल एलुमिना और बबल सिलिका के ग्रेन्स शामिल हैं, जो कि रिफ्रैक्टरी मटेरियल की इंसुलेशन पावर को इंक्रीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोरोसिटी, और ये पोरोसिटी डेवलप करने में मदद करते हैं। सो इसके अलावा जो राइस हस्क ऐश होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चावल का छिलका होता है उसको जलाने के बाद जो मटेरियल बनता है उसको ऐश कहते हैं, और फिर इसको इन रिफ्रैक्टरीज मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। और ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? उन रिफ्रैक्टरीज में जो कि हाई टेम्परेचर अबव 1500 सेंटीडिग्री पे काम करती हैं, उनके लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुछ बॉन्डिंग मटेरियल है जो कि प्लास्टिक क्ले, वैसे तो आपने क्ले सुना होगा लेकिन यहाँ पे प्लास्टिक का लफ्ज़ भी यूज़ हुआ है, तो इसको जो लो टेम्परेचर रिफ्रैक्टरीज होती हैं और जो हाई टेम्परेचर रिफ्रैक्टरीज होती हैं, दोनों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लास्टिक क्ले की जो भी मटेरियल है इनको इस्तेमाल किया जाता है उन रिफ्रैक्टरीज बनाने के अंदर, और ये बॉन्डिंग का काम करती हैं। सो रिफ्रैक्टरीज के अंदर मुख्तलिफ एडिटिव्स, मुख्तलिफ पोरोसिटी के लिए कंबस्टिबल मटेरियल्स और इसके अलावा मुख्तलिफ एडिटिव्स को शामिल किया जाता है ताकि उनकी इंसुलेटिंग जो एबिलिटी है उसको इंक्रीज़ किया जा सके।